जैसा कि कल मैंने इंडियन पॉलिटी का पहला सेशन डाला था और मैंने कहा कि अब क्रमबद्ध रूप से अपन चलेंगे। उसी क्रम में अपन भारतीय संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंतर्गत कल मैंने रिकैप के रूप में थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरह से अंग्रेज भारत में ही आए, भारत में ही आने का क्या कारण था, आने के बाद उन्होंने किस तरह की नीतियाँ अपना कर धीरे धीरे करके अपने 3 बड़े महानगर और बंगाल पे कब्जा कर लिया। और मैंने पलासी के युद्ध तक और यहाँ तक लाके कल मैंने रेगुलेटिंग एक्ट तक लाके छोड़ा था। अब व्यापार करने लगे, कर मुक्त व्यापार शुरू कर दिया। तो मैंने कहा था कि इस एक्ट को लाने का उद्देश्य ही क्या था कि जो EIC में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना। तो एक तथ्य तो इसका कई बार पूछा जाता है, आज के सेशन में देखेंगे। इसी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका प्रथम तथ्य मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय संवैधानिक इतिहास का उपचारात्मक अधिनियम है। ये प्रथम उपचारात्मक अधिनियम है। पहला अधिनियम ऐसा है, उपचारात्मक अधिनियम कहते हैं इसे। कई बार पूछा भी गया है प्रथम उपचारात्मक अधिनियम कौन सा है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, प्रथम उपचारात्मक अधिनियम। अब सर इस अधिनियम के मैंने बताया था कि प्रवर्तक कल अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। और इसकी महत्व क्या रहेगा सर, इसको लाया तो क्या महत्व रहा। तो महत्व के क्रम में एक एक चीज़ अपन क्रम से देखेंगे कि इसका क्या क्या फर्क पड़ा इसको लाने के बाद। सबसे पहला तो वो फर्क पड़ा EIC में, ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, करप्शन व कुशासन को समाप्त करना। पहला इसका उद्देश्य तो ये था, ठीक है ना। पहला उद्देश्य इसका क्या था, EIC में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को समाप्त करना। दूसरा अपन दोस्तों देखेंगे में EIC के वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई, यानी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों ही फंक्शंस को इस एक्ट के तहत मान्यता मिल गई। धीरे धीरे दोस्तों देख रहे हैं अंग्रेज धीरे धीरे अपने पे हावी हो रहे, अब इन्हीं का शासन चलेगा, ठीक है। और बाद में यही भारत ब्रिटिश भारत कहलाएगा थोड़ी देर बाद, वो भी अपन देखेंगे। तीसरा इसी क्रम में अपन दोस्त है, तो तीसरे महत्व में भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। शब्दों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल साइंस है। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और किस तरह से पूरे देश पे शासन करती है, जैसे PM मोदी जी है, कैसे पूरे देश को संचालित कर रहे हैं, ये होता है केंद्रीय प्रशासन। तो भारत में भी एक प्रकार से केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। अब पूरे सेंट्रल लेवल पे अंग्रेज बैठे हैं और पूरे देश पे विभिन्न भागों पे इनका जो भी कंपनी कारखाने चल रहे हैं वहाँ पे पूरा नियंत्रण, इनका देख रेख हो रही है। इसी को और में अपन आगे देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव को उसी गवर्नर के क्रम में, भले ही हेडिंग भी आप चाहो तो गवर्नर लगा सकते हैं, उसी गवर्नर के क्रम में क्या हुआ था, जिस पद को बदला गया था। तो अब इस बंगाल का जो गवर्नर था, अब बंगाल का जो गवर्नर था उस गवर्नर के पद को, गवर्नर पद को
जनरल गवर्नर बना दिया गया, यानी पद को थोड़ा बड़ा कर दिया गया, जनरल गवर्नर बना दिया गया। ठीक है ना। बंगाल में जो पहला गवर्नर बना था लॉर्ड क्लाइव, उस पद को ही कौन सा पद दे दिया अब, जनरल गवर्नर। तो सर पहला गवर्नर जनरल गवर्नर किसे बनाया गया, तो लिखना आप लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। किसको बनाया गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। ये पहला भारत का जनरल गवर्नर बना, कौन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में अब अकेला तो ये क्या करेगा, तो इसी के साथ में अब दूसरा बिंदु जोड़ सकते हैं, इसी गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्यीय कमेटी नियुक्त की गई, यानी कि नियुक्ति दी गई, यानी 4 सदस्य रहेंगे इस कमेटी में। वो क्या करेंगे सर, जनरल गवर्नर की किसी भी काम में सहायता करेंगे। तो 4 सदस्य क्या बना दी गई, एक कमेटी नियुक्त कर दी गई। सर यही व्यक्ति है, मैं बताऊंगा, ये तथ्य कई बार पूछा गया है। इसी व्यक्ति ने 1772 में भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था, पहली बार जिला कलेक्टर, जिसे आप IAS बोलते हैं अभी, वो पद कब सृजित किया गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में। इस दोस्तों तथ्य को विशेष ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं दोस्तों, देखते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई, न कि दिल्ली में। अभी तो उस समय अंग्रेजों ने कहा की थी, कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहाँ की, कलकत्ता में। इसमें सर कितने, एक तो मुख्य न्यायाधीश रहता था, चीफ जस्टिस, और 3 इसके साथ में अन्य सदस्य रहते थे, यानी ये 4 थे। यानी एक तो रहेगा मुख्य न्यायाधीश और 3 रहेंगे अन्य न्यायाधीश। अभी तो शायद आपको मालूम होगा, एक चीफ जस्टिस है और वर्तमान में भारत में 26 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। उस समय एक तो मुख्य न्यायाधीश बनाया, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय बनाया तो, और 3 इसके अन्य न्यायाधीश बनाए गए। सर पहला न्यायाधीश किसे बनाया गया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश उस समय अंग्रेजों ने किसे बनाया, नाम याद रखना, सर इलेजा इम्फे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये जो सर इलेजा इम्फे है, इसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और कहाँ सुप्रीम कोर्ट खोली गई, कलकत्ता के अंदर। कितने सर सदस्य थे, 4 थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। साथ में प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, सर इलेजा इम्फे को। कंप्लीट दोस्तों। नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं, अपन देखेंगे। अब आपको मैंने बताया था कि जैसे बंगाल का गवर्नर था तो उसे गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, और पहले किसे बनाया गया वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब सर जब गवर्नर जनरल बन गया तो मद्रास, वही चेन्नई, वो मुंबई, ठीक है, की विधायिका शक्तियों, इनका जो पावर थे ना, इनके जो अलग अलग गवर्नर सब जगह बिठा रखे थे, इन सबके पावर को, विधायिका शक्तियों को किसके अधीन कर दिया, बंगाल का जो भी बनाया था ना गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यानी कुल मिला के ये देख लो कि सब जगह शासक बिठाने से मतलब नहीं, एक बड़ा पद सृजित कर दिया जो मद्रास और मुंबई की भी शक्तियों का और उसके कार्यों को देखेगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, वो अब इस मद्रास और मुंबई की विधायिका शक्ति को भी देखेगा। यानी सब जगह गवर्नर जनरल उन्होंने नहीं बनाए। अगले टर्म में अपन अब ये तय कर दिया अंग्रेजों ने
कि EIC के जो कर्मचारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो होंगे, वर्कर्स जो उनके रहेंगे, एम्प्लॉइज, वो निजी व्यापार नहीं करेंगे, यानी अपना पर्सनल बिजनेस कुछ भी नहीं करेंगे। जो करेंगे वो अंग्रेजों के लिए ही करेंगे, ठीक है ना, EIC के लिए ही करेंगे, निजी व्यापार नहीं करेंगे। एक तो ये पाबंद किया गया, और दूसरा पाबंद इनको किया गया है कि EIC के कर्मचारी किसी भी भारतीय से उपहार नहीं लेंगे। उपहार यानी गिफ्ट नहीं लेंगे। अब सर ये क्यों पाबंद किया गया इनको? आपको मालूम है किसी से अपन उपहार या गिफ्ट ले लेते तो फिर थोड़ा उसका एहसान रह जाता है, तो कभी कभार उसमें डील भी देनी पड़ती है, उसको छोड़ना भी पड़ता है। और इनका काम था लूटना, इसलिए EIC में स्ट्रिक्ट नियम किया गया कि कोई पर्सनल बिजनेस नहीं करेगा, करेंगे तो EIC के लिए ही करेंगे, और किसी भी भारतीय से कोई उपहार गिफ्ट स्वीकार नहीं करना है किसी को, क्योंकि उपहार या गिफ्ट लेने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, थोड़ा उसके प्रति आश्वस्त हो जाता है, और क्या करता है, आश्वासन के रूप में कभी उसको छोड़ भी देता है, कभी उसका काम भी कर देता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी थी, मैंने कहा था साम दाम दंड भेद, तो ये भी इनको स्ट्रिक्ट कर दिया कि न तो निजी व्यापार करेंगे और न किसी भारतीय से उपहार लेंगे। तो अब आज दोस्तों अपन ने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उस एक्ट की विशेषताएं देखी। उसके बाद गवर्नर के रूप में हमने गवर्नर जनरल का पद देखा, फिर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखी, 1+3 की व्यवस्था की गई, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। अब मद्रास, मुंबई सब जगह गवर्नर क्या करने, तो जो गवर्नर जनरल का पद बनाया है और लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स बनाए, वही देखेगा उन काम को। तो उसकी विधायिका शक्तियों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। और एक शर्त ये भी रखी गई कि EIC के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेंगे और किसी भी भारतीय से उपहार नहीं लेंगे। अगले क्रम में अपन दोस्तों देखते हैं पेट्स इंडिया एक्ट 1784। यानी सर ये लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके दोषों को दूर करना। कोई भी नई चीज लाएंगे तो पुरानी चीज में कोई ना कोई कमी रहती है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना, उसके कोई फॉल्ट रहे तो उसको दूर करना, ये तो इसका मूल उद्देश्य रहेगा। इसलिए इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये भी कई बार RS UPSC में पूछ लिया गया है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से पेट्स इंडिया एक्ट 1784 को जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले क्रम में अपन दोस्तों देख दोस्तों 1781 में, और प्रभावी ये हुआ था 1784 में, यानी इसको पारित तो कर दिया था कब? 1781 में, लेकिन ये विधिवत रूप से प्रभावी या इफेक्टिव या कार्य करना शुरू किया वो 1784 में कर दिया था। अब ब्रिटिश सरकार ने, इंग्लैंड वाली सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में दखल अंदाजी शुरू कर दी। इतने तो कहा कि मुझे से व्यापार करो, जाओ, व्यापारियों को भेज दिया था, और बाद में धीरे धीरे शासन को संभालते संभालते अब दखल अंदाजी इन्होंने करना शुरू कर दिया, दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। जो पूरे देश को अंडर में लेना था तो दखल अंदाजी ब्रिटिश सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगी? EIC को भेजा भी उसने ही था, तो EIC के कार्यों में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया, यानी कि EIC के कार्यों को लगभग ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में। दोस्तों अपन देखते हैं जो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भारत का भूभाग था, उसे पहली बार 1784 में ब्रिटिश भारत नाम दे दिया गया। अब देख लो, यहाँ से इनकी रामायण शुरू होगी। ब्रिटिश भारत नाम दे दिया गया, यानी अपने भारत के आगे क्या जोड़ दिया?
ब्रिटिश जोड़ दिया। फिर से इंडिया एक्ट में अपन देखा कि ब्रिटिश सरकार ने दखल अंदाजी शुरू कर दी और जितने भूभाग पे अपना इनका कब्जा हो चुका था उसको पहली बार 1784 में उन्होंने क्या नाम दिया, ब्रिटिश भारत नाम दिया। अगले क्रम में अपन दोस्तों देखते हैं, अभी अपन ने जो देखा था कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को एक ही देखते थे, नहीं, अब ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो वर्क्स थे वह वाणिज्यिक यानी जो कॉमर्शियल फंक्शन थे कार्यों को अलग अलग कर दिया, सेपरेशन कर दिया, अलग अलग कर दिया। यानी इनको देखने के लिए अलग अलग सदस्य समिति बनाई, यानी कि एक साथ नहीं देखेंगे। इन पहले तो सामूहिक देखते थे और सामूहिक ही देखने की व्यवस्था की थी, बाद में राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। एक अपन देखते हैं 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड बनाया और इस बोर्ड का काम क्या था, जितना भी राजस्व संबंधी और राजकीय संबंधी जो भी काम थे, राजस्व और राजकीय संबंधी उन कार्यों को देखना, राजकीय और राजस्व संबंधी कार्यों को देखने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड बनाया। किस लिए, राजस्व और राजकीय संबंधी कार्यों को देखने के लिए, यानी इन कार्यों को 6 सदस्यीय बोर्ड देखेगी। ठीक है दोस्तों, 1784। नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833। 16 से शुरू हुए थे, 1833 तक आगे जो मुख्य तथ्य थे उनको मैं बता रहा हूँ, किस तरह संवैधानिक इतिहास आगे बढ़ा और अंग्रेज अपने ऊपर हावी होते गए। अब चार्टर अधिनियम क्या था, ये सर जो अधिनियम था ये इस ब्रिटिश सरकार के लिए केंद्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। केंद्रीयकरण की दिशा में, सेंट्रलाइजेशन। अब कोई पॉलिटिकल का शब्द है तो कई जनों को मालूम नहीं होगा कि केंद्रीयकरण क्या होता है। एक स्थान से नियंत्रण, तो जगह जगह राजधानी शासक नहीं बनाने, एक स्थान से नियंत्रण, उसको केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बड़े होशियार थे अंग्रेज, साम दाम दंड भेद, मैंने कहा सारी नीति अपनाते थे। तो ये केंद्रीकरण की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया। किसके अधिनियम के तहत, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। चलिए दोस्तों, पहले अपन ने देखा था क्या, गवर्नर। ठीक है सर, क्या देखा था, गवर्नर। इसी पद को समाप्त करके इन्होंने क्या बनाया, गवर्नर जनरल। गवर्नर गवर्नर बनाया था, आपको मालूम है, रॉबर्ट क्लाइव को। और गवर्नर जनरल किसको बनाया था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। अब इसी पद को इन्होंने समाप्त करके, इस पद को भी समाप्त करके अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब बंगाल छोड़ो, अब सीधे भारत का गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया। भारत का गवर्नर जनरल पद जो सर्जित किया गया वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया। यानी गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, उसके बाद अब बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। और मैंने कहा इसमें केंद्रीकरण है, एक स्थान से नियंत्रण होगा, तो इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम था। तो फिर एक ही गवर्नर जनरल चाहिए, तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो फिर भारत का गवर्नर जनरल पहला किसे बनाया, 1833 में किसे बनाया, इसे याद रखना आप अच्छी तरह से। गवर्नर किसे बनाया था, रॉबर्ट क्लाइव को। गवर्नर जनरल किसे बनाया था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। अब भारत का गवर्नर जनरल 1833 में किसे बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ये तीनों ही ध्यान रखना, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया 1833 में वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं, मुंबई है, मद्रास है, इनकी जिनकी विधायिका शक्ति है वो भी इनके अधीन आ गई थी, इसके अधीन नहीं आ गई थी। अब तो कहते हैं कि जितना भी भूभाग था ना, जहाँ भी अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था, वो सारे भूभाग पर अब सिर्फ इसको नियंत्रण रहेगा। किसका, भारत के गवर्नर जनरल का पद, यानी सभी की विधायिका शक्ति समाप्त कर दी।
मद्रास हो भले मुंबई है, सभी की विधायिका शक्तियों को समाप्त, और सिर्फ नियंत्रणकर्ता कौन रहेगा? भारत का गवर्नर जनरल, यानी केंद्रीकरण कर दिया ना, सारे की शक्ति क्या कर दी? एक ही के व्यक्ति के या एक ही पद के अधीन कर दी, भारत के गवर्नर जनरल, भले वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो या फिर आने वाला अगला हो। अब रहेगी तो इनके अंडर में ये सारी शक्तियाँ रहेगी, जो अलग अलग बंगाल में, मुंबई में, मद्रास में थी, उन सभी की शक्तियों को समाहित करके किसको सौंप दिया गया? उस पर नियंत्रण कौन करेगा? भारत का गवर्नर जनरल। होने के बाद जो EIC की व्यापारिक नीतियाँ थी, EIC की व्यापारिक नीतियाँ, भाई EIC की क्या व्यापारिक नीतियाँ थी, उसमें भी सुधार करो या समाप्त करो एक प्रकार से। अब ये गवर्नर जनरल कहेगा वैसे ही होगा, तो EIC की व्यापारिक नीतियाँ का जो काम करने का तरीका था वो भी बदल दिया, या उसके भी जो शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। अब ये कहेगा वैसे होगा, यानी EIC की जो व्यापारिक नीतियाँ है वो इस एक्ट के तहत समाप्त कर दी कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देखना कि कैसे व्यापार करना है, वो अब देखेगा कौन? भारत का गवर्नर जनरल। तो ये दोस्तों था अपना चार्टर अधिनियम 1833। अगले क्रम में एक और अधिनियम अपन देखते हैं इतिहास में। उससे पहले मैं आपको जो औपनिवेशिक काल है उसको मैंने कल 2 क्रमों में बताया था कि एक तो 1600 से ईस्वी से लेके 1858 तक ले लो, और एक अपन 1859 से लेके 1947 तक लेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक। फिर इसके बाद अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया था, तो लगभग अपन 1853 तक तो पहुंच गए सर, ठीक है ना। तो औपनिवेशिक काल के लगभग अंत में चल रहे हैं। तो अब क्या होगा सर? इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में सबसे प्रमुख तथ्य, पहले क्या होता था, सिविल सेवाएं की जो परीक्षा होती थी वो इनकी मर्जी आए वैसे करना है, नहीं करना है, खुद को ही पद देना है, किसको कलेक्टर बनाना है। 1772 में कलेक्टर का पद लाया था, तो वैसे ही करते थे, खुली परीक्षाएं नहीं होती थी। तो लॉर्ड मैकाले समिति द्वारा यहाँ पर एक प्रस्ताव लाया गया कि सिविल सेवाओं की जो सिविल सर्विसेज होती है, सिविल सेवाएं होती है, जिसे अभी IAS बोलते हैं, पहले इसी सिविल सेवाओं को ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे, अभी IAS बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अंग्रेजी इसको ICS बोलते थे। तो सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगी परीक्षाएं की गई, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, ताकि भारतीय भी थोड़े खुश हो। और ये सारा करता धरता है जो आज भी दुख दे रहा है, इसकी लॉर्ड मैकाले की पद्धति। और लॉर्ड मैकाले की पद्धति का एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों को सिर्फ 10वीं पास करवाना, उसके बाद बाबूगिरी करवाना, ऑफिसों में कागजे घिसवाना, उसके बाद ICS ने वगैरह ना IAS ने, ये तो बनेंगे अंग्रेजी, ठीक है ना। बाद में तो कई क्रांतिकारी है, धज्जियाँ उड़ा दी इनकी, और कई IAS अपने भारत के निकलने लगे और विरोध भी किया कि हम भी बैठेंगे परीक्षाओं और हम भी पास होंगे। लेकिन ये परीक्षा एक अपन को राजी करने के लिए कहा कि खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर रहे हैं हम लॉर्ड मैकाले। बाकी मैकाले की पद्धति तो अपन सब समझते हैं, इसका तो एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों को 10वीं तक पास कराना, और 10वीं करवा के 8वीं 10वीं करवा के क्या करना, बाबूगिरी का काम करवाना, यानी ऑफिसों में बैठ के कागजे घिसवाना, उसके अलावा बड़े पदों पर नहीं ले जाना। बाद में तो विरोध हुआ, क्रांतिकारी आए और उन्होंने कईयों ने ICS परीक्षाएं पास की। उसके क्रम में अपन आगे सत्येंद्रनाथ बोस वगैरह देखेंगे, इतिहास में आगे आएंगे। अभी अपन संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे, न कि हिस्ट्री पढ़ रहे, अपन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, न कि मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसलिए अब पॉलिटी की बात करेंगे तो बीच में जहाँ तथ्य रहेगा वहाँ मैं बताऊंगा, बाकी तो अपन पूरा ध्यान पॉलिटिकल पे देंगे कि पॉलिटिकल कैसे आगे बढ़ती है। दूसरा तथ्य इसका है 1853 में ये जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसकी भी जो ये विधायी शक्ति थी, विधायी व राजनीतिक शक्तियां थी, इनको अलग अलग कर दिया गया। कि तो भी सारा काम एक नहीं दिया गया, तो ये भी अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग दिया गया। तो अभी ये भी किसके समिति की सिफारिश पे हुआ, तो ये भी लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे हुआ। लॉर्ड मैकाले एक दृष्टि से देखे
तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा ज्ञाता था और उसको मालूम था कि आपको क्या करना है। तो 1853 में उसने कहा कि भारत का जो गवर्नर जनरल भले ही अपना बन रहा है, उसको भी ये विधायी और राजनीतिक शक्तियाँ सारी नहीं देनी, इसको अलग अलग कर दो। तो अलग अलग कर दी और ये भी लॉर्ड मैकाले की समिति में ही हुआ। नेक्स्ट टर्म में आए, आज के सेशन में देखते हैं दोस्तों अंतिम टर्म में 1856 में इसी कार्य को करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने एक समिति बनाई जिसे लॉर्ड मैकाले समिति कहते हैं। तो ये जो काम जो प्रस्तावित किया लॉर्ड मैकाले ने, तो 1856 में फिर एक समिति बनी लॉर्ड मैकाले समिति जो इस काम को देखेगी। तो ये दोस्तों था चार्टर अधिनियम 1853, यानी अपन पहुंच गए 1600 से लेके 1853 तक। नेक्स्ट सेशन में मैं दोस्तों आपको और एक्ट के तहत आगे ले जाऊंगा, किस तरह इसका कॉन्स्टिट्यूशनल भारतीय संवैधानिक इतिहास की हिस्ट्री आगे बढ़ती है। तो आज के सेशन में इतना खूब है, कल का वाला वीडियोज भी देखना है, ये भी देखना, और क्रमबद्धता रहेगी। मैंने कल ही बता दिया था, अब टॉपिक बीच में से नहीं उठाए जाएंगे, क्रम से ही चलेंगे अपन और सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स तक क्लियर करवा दिए जाएंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद।